अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया था, जिनमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिस्कस किया गया था। आज के लेक्चर में हम मज़ीद 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से एप्लीकेबल है इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो आज जो टाइप्स डिस्कस करेंगे हम उनमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाएंगे और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। तो बेटा स्टार्ट लेते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से। कल के लेक्चर में हमने मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया और उसमें देखा था कि सीपीयू मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहा होता है बाय स्विचिंग देम। तो बेटा जब हम मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, तो स्विचिंग किस मैकेनिज्म पर हो रही है, ये डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर रहे होते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग भी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी ही है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क बेसिकली ये है कि जो कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्लाइसेस हो रही होती है। अब सीपीयू ने स्विचिंग तो करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्विचिंग इंस्ट्रक्शंस दी हैं, लेकिन सीपीयू किन बेसिस पर स्विचिंग करेगा? एक खास टाइम पीरियड के लिए वो एक टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद उसे स्विच कर देगा, वेटिंग क्यू में डाल देगा और नेक्स्ट टास्क को स्टार्ट कर लेगा। वो खास टाइम स्लाइस क्वांटम कहलाता है, जो कि 2 नैनोसेकंड्स, 1 नैनोसेकंड या इसी तरह से जितने हाई स्पीड प्रोसेसर्स होंगे उसी हिसाब से उसके यूनिट्स में टाइम को मैनेज कर रहा होता है। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली शेयर्स द सेम सीपीयू बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। अब ये भी सेम सीपीयू को शेयर कर रहा है बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम्स दैट आर लोडेड इन मेन मेमोरी, और वही जो कि मेन मेमोरी में लोडेड है, सबके साथ वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोग्राम्स के साथ क्या कर रहा है? सेम सीपीयू को शेयर कर रहा है। सीपीयू एक है, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं और तमाम के तमाम प्रोग्राम्स मेमोरी में लोडेड भी हैं और उसके साथ साथ वो मल्टीपल स्टेजेस पर उनके ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो रहे हैं। It provides a very short period of CPU time to each program. ये क्या कहता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू ईच प्रोग्राम कॉल्ड टाइम स्लाइस और क्वांटम। फिक्स अमाउंट ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड करता है हर प्रोग्राम को फॉर एग्जीक्यूशन। सीपीयू 2 नैनोसेकंड्स के लिए एक टास्क को परफॉर्म करेगा, उसके बाद स्विच कर देगा टास्क 2 पर, फिर 2 नैनोसेकंड्स के बाद वो अगर कंप्लीट भी हुई या नहीं हुई तो वो उस टास्क को 2 नैनोसेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट करके फिर उसे वेटिंग क्यू में डालता जाएगा, स्टैकिंग बनाता जाएगा और उसके साथ नेक्स्ट टास्क को लोड कर लेगा। इस तरह से फिक्स टाइम के अंदर मल्टीपल टास्क परफॉर्म होती जा रही हैं। जितनी भी टास्क रैम के अंदर मौजूद हैं तमाम टास्क को वो क्वांटम के थ्रू एग्जीक्यूट करता रहेगा। CPU switches between the programs at extremely fast speed. ये switching कर रहा होता है with extremely fast speed by giving the impression for having their own CPU. यानी मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल प्रोग्राम्स को ये इंप्रेशन जा रहा होता है कि हर प्रोग्राम के लिए उनके पास अपना सीपीयू मौजूद है। लेकिन अगर देखें तो बेसिकली सीपीयू स्विचिंग परफॉर्म कर रहा होता है और इतनी फास्टली विद टाइम स्लाइस के यूजर्स को ये इंप्रेशन ही नहीं जाता कि एक ही सीपीयू परफॉर्म कर रहा है या कोई टास्क डिले भी नहीं आ रहा होता।
It is used in mini computers and mainframe computers. बड़ा important and MCQ point आपके पास आ गया कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहाँ यूज हो रहे होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स एंड मेनफ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर, टू सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस। जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक एयरलाइन, जिसके अंदर एट अ टाइम हजारों यूजर्स टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप ऑनलाइन गेम्स ही देख लें, ऑनलाइन गेम्स के अंदर हर प्लेयर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर होता है, डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा हो, तो क्या वो हर कोई अपना अपना अलग सीपीयू से प्रोवाइडेड होता है? नहीं, वो सीपीयू एक ही होता है, लेकिन वो डिफरेंट यूजर्स की टास्क को स्विचिंग के थ्रू मैनेज कर रहा होता है। और बैकएंड के ऊपर उन टास्क को मैनेज करने के लिए किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे होते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे होते हैं। बेसिकली मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, और सर्वर्स के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एट अ टाइम मैनेज करने के लिए, उनकी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं। So it is used in mini computers and mainframe computers to support large number of users in big organizations such as airlines, banks, universities, etc. अब बैंक्स की एग्जांपल ले लें। मिलियंस ऑफ एटीएम मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं, और जब सैलरी डेज होते हैं यानी स्टार्ट ऑफ द मंथ, डिफरेंट एटीएम मशीन्स के ऊपर डिफरेंट यूजर्स एट अ टाइम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कोई बैलेंस चेक कर रहा होता है, कोई विड्रॉ करवा रहा होता है, कोई ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट कर रहा होता है। तो इन तमाम ऑपरेशंस को क्या सर्वर वन बाय वन परफॉर्म कर रहा होता है? नहीं, उनके दरमियान स्विचिंग परफॉर्म कर रहा होता है। और उसके साथ साथ अगर बैंक्स का इंटरनल सिस्टम देखें तो बहुत सारे ऑपरेशंस पैरेलल में रन हो रहे होते हैं। क्या हर किसी के लिए अलग अलग सर्वर्स हैं? नहीं, सर्वर एक ही है, बट वो ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए उनमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं। सो बेटा, ये थे आपके पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंस सिर्फ यही है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, फिर उसे वेटिंग क्यू में डाल देता है, नेक्स्ट प्रोग्राम को लोड कर लेता है। जिसमें स्विचिंग है वो ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स टाइम पीरियड हो रही होती है, लेकिन मल्टीटास्किंग के अंदर स्विचिंग हो रही होती है, वो प्रायोरिटी की बेस पर या अदर मैकेनिज्म्स की बेस के ऊपर परफॉर्म हो रही होती है। तो बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं ऑन नेक्स्ट बोर्ड। तो बेटा, नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों, आजकल आईटी का दौर है और आप लोग जानते हैं रियल टाइम एप्लीकेशंस को, या रियल टाइम सिनेरियोज ही ले लेते हैं। रियल टाइम सिनेरियोज में सबसे मेन अगर हम एग्जांपल लें तो ट्रैफिक कंट्रोल की बात आ जाती है कि कैसे एक गाड़ी कंट्रोल की जा सकती है या कैसे ट्रैफिक ऑन द रोड्स कंट्रोल की जा सकती है। ये सारा कुछ रियल टाइम में, जिसमें हमें किसी भी लम्हे का नहीं पता कि किस वक्त कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है। या रियल टाइम के ऊपर देखें तो आपके पास जो ये स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगे होते हैं मोटरवे के ऊपर या रोड्स के ऊपर, ये भी किस में आ रहे हैं? रियल टाइम। क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा प्रोग्राम या कौन सी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। गाड़ी आ रही है, गाड़ी डिफरेंट स्पीड्स के साथ हो सकती है। गाड़ी फौरन स्पीड में आते आते फौरन ब्रेक भी लगा सकती है। कोई भी रियल टाइम इवेंट अकर कर सकता है। तो ऐसे ऑपरेशंस या ऐसी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे होते हैं ऑन कंप्यूटर्स, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। एक और एग्जांपल पहले डिस्कस कर लेते हैं, वेदर फोरकास्टिंग। ये भी एक रियल टाइम है। कभी वेदर कुछ होता है, कभी कुछ है, हल्के सा टेम्परेचर चेंज होने से वेदर भी चेंज हो जाता है। ये भी रियल टाइम में आ जाती है। इन द सेम वे
मज़ीद और अदर एप्लीकेशंस भी आती हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते कौन से। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम runs real-time applications that require immediate response to be processed as it comes। यानी ऐसी एप्लीकेशंस जिनमें फौरन से रिस्पांस की ज़रूरत होती है, फौरन से एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि पहले उसे प्रोसेस करेंगे, पहले उसे क्यू में डालेंगे, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स जो आएंगे उनके ऊपर, उनकी बेस पर उसे मैनेज किया जाएगा। नहीं, उसकी बजाय जैसे ही एक इवेंट अक्कर हुआ, अगर उसके ऊपर उसी वक्त रिस्पांस नहीं आया तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फायर सप्रेशन सिस्टम, जैसी आग लगी फौरन से फायर सप्रेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, अदरवाइज वो फायर डैमेजिंग हो सकती है। तो इन द सेम वे हमारे पास कि ऐसे रियल टाइम एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर इमीडिएट रिस्पांस टू बी प्रोसेस एट इट कम्स, तो उन्हें रन करने के लिए हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं। These systems execute special applications within a specified time with high reliability। ये आम ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट है। क्यों? इनमें टाइम बड़ा क्रिटिकल है और रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, एफिशिएंसी भी बड़ी हाई होनी चाहिए। तो इस वजह से ये एग्जीक्यूट करती हैं ऐसी स्पेशल एप्लीकेशंस को जो कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम प्रोसेस कर सकें, और किस तरह से? विद हाई रिलायबिलिटी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर वेरी फास्ट एंड क्विक रिस्पोंडेंट सिस्टम्स। ये बहुत फास्ट होते हैं, एक्सट्रीमली फास्ट। इधर से एक इवेंट अक्कर हुआ और नैनो सेकेंड्स के अंदर उसमें उसकी रिस्पांस भी प्रोवाइड कर दी। तो ये वेरी फास्ट एंड क्विक रिस्पोंडेंट सिस्टम्स होते हैं, यानी क्विकली रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कहाँ यूज होते हैं। यूज्ड इन एनवायरमेंट्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसेस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। जहां पर बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज बड़े ही शॉर्ट टाइम के अंदर प्रोसेस होनी होती है उनमें। अगर आप वेदर की एग्जांपल को ही दोबारा देखें तो वेदर के अंदर आप विंड ब्लोइंग को देख रहे होते हैं, डायरेक्शन ऑफ द विंड देख रहे होते हैं, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर देख रहे होते हो, प्रेशर देख रहे होते हो, ह्यूमिडिटी है, फिर टेम्परेचर आ जाता है। ये सारा कुछ आपके पास इधर आ रहा होता है। ना सिर्फ एक लोकेशन का, बल्कि उस लोकेशन के साथ उसकी एडजेसेंट लोकेशंस की भी ये सारे के सारे पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा होता है। क्यों चेक किया जा रहा है? कि अब इस लम्हे तो ये सिचुएशन है, नेक्स्ट मूवमेंट्स में हमारे पास ये क्या न्यू सिचुएशन क्या हो सकती है, उन्हें प्रिडिक्ट करने के लिए। तो ये सारा काम रियल टाइम में हो रहा होता है कि किन इवेंट्स की बेस पर किन इवेंट्स में चेंजेस अकर करेंगी, ये क्विक रिस्पांस के थ्रू ही मैनेज किया जा सकता है। सो कॉमनली यूज्ड in space research programs, real-time operating systems are commonly used in space research programs, real-time traffic control, flight control operations, and to control industrial processes such as oil refining, etc. इनके लिए भी हमारे पास क्या यूज हो रहे होते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही यूज हो रहे होते हैं। ऑयल रिफाइनिंग में मैंने आपको बताया फायर सप्रेशन की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद रिफाइनिंग मैग्नीट्यूड्स वगैरह के साथ में आ जाता है कि कब किस तरह से कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है, क्या ऑयल इनपुट हो भी रही है, सप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या रिफाइनरी उसकी चलती जा रही है। ये सारा कुछ कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। आजकल हाइब्रिड कार्स हैं या ऑटो पायलट कार्स भी आ रही हैं, उनके अंदर भी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं? उनके अंदर भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। एआई बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या जितने भी हमारे पास टूल्स आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, उनके अंदर भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही यूज हो रहे होते हैं। क्यों? उन्होंने सेल्फ डिसीजन लेना होता है, सेल्फ इनपुट भी है, सेल्फ डिसीजन भी है। अभी जो ऑटो पायलट कार की बात कर लें,
तो ऑटो पायलट है, उसने खुद डिसाइड करना है कि कब ब्रेक लगानी है, कब गियर चेंज करनी है, कब स्टीयरिंग मूव करना है, आगे कोई रिस्पांस आ रहा हो, सेंसर्स की बेस के ऊपर रिस्पांस कर रहे होते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं। तो बेटा ये रहा आपके पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से टॉपिक। नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करने के लिए हम बोर्ड 3 पर मूव करते हैं। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर अभी तक हमने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा जो कि सर्वर्स पर रन हो रहे होते हैं, फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े जो डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट टूल्स के अंदर यूज हो रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। तो बेटा अगर हम मल्टी प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं, अब नाम से ही हमें ये चीज समझ जानी चाहिए कि मल्टी प्रोसेसर यानी एक से ज्यादा प्रोसेसर्स की बात की जा रही है। क्या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं? नहीं, कंप्यूटर एक है लेकिन उसके अंदर प्रोसेसर्स ज्यादा होते हैं। तो बेटा अगर हम सुपर कंप्यूटर्स को देखें, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को देखें, तो उनके अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं, लेकिन वो इनपुट या प्रोसेसिंग वन सेट ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू ही कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बस इंटरफेस यूनिट उनका एक ही होता है, मेमोरी एक ही वो शेयर कर रहे होते हैं, आईओ ऑपरेशंस के लिए आईओ डिवाइसेस वगैरह एक ही शेयर कर रहे होते हैं। हर प्रोसेसर के लिए अलग आईओ डिवाइसेस या अलग मेमोरी नहीं यूज हो रही होती, अलग बसेस यूज नहीं हो रही होती। जो डाटा मूव करना है थ्रू बसेस वो एक ही सेट ऑफ बसेस होंगे, एक से ज्यादा नहीं होते। हर प्रोसेसर के अलग अलग बसेस या आईओ या रैम वगैरह नहीं होती। तो बेटा मल्टी प्रोसेसर्स रेफर्स टू द यूज ऑफ 2 or more CPUs within a single computer system. Means 2 or more CPUs in a single computer system is called multiprocessor system. और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स में रन हो रहे होते हैं उन्हें हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं, और जिनके थ्रू हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग मैनेज की जा रही होती है। किस वक्त जो हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं वो कौन से प्रोसेसर को रिक्वायर्ड हैं, और उन्हें मैनेज करने के लिए हमारे पास मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं। All the CPUs of the computer share the same main memory. याद रखना है मल्टी प्रोसेसर के अंदर हमारे पास क्या होता है, all the computers share the same main memory, buses and other peripheral devices. हर प्रोसेसर की अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं होती जो पेरिफेरल हैं। इसके साथ साथ ना ही हमारे पास मेन मेमोरी मौजूद होती है अलग अलग से। हर प्रोसेसर की एक ही मेन मेमोरी है और वो सारे के सारे प्रोसेसर्स ने ही शेयर करनी है। जो भी टास्क लोड होगी वो उसी मेमोरी के अंदर लोड हो रही होंगी। तो इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन वेरी हाई स्पीड टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं विद वेरी हाई स्पीड टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। क्यों? एक प्रोसेसर नहीं, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं और वो मल्टीपल प्रोसेसर्स क्या करेंगे, वो वेरी हाई स्पीड के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करेंगे। इट एग्जीक्यूट्स अ सिंगल प्रोग्राम यूजिंग मैनी सीपीयूज एट द सेम टाइम टू इंप्रूव प्रोसेसिंग स्पीड। ये क्या कर रहे होते हैं, एक सिंगल प्रोग्राम को मल्टीपल सीपीयूज के थ्रू प्रोसेस करेंगे ताकि सेम टाइम पर वो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को इंप्रूव कर सके। अब इसमें आप ये देखें कि लाइक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस आ जाती हैं, फ्लाइट कंट्रोल ऑपरेशंस, मिसाइल कंट्रोलिंग वगैरह। एक ही प्रोग्राम में एक ही टास्क है लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हमें हाई स्पीड रिस्पोंडेंट्स की ज़रूरत है जो कि बड़े फास्टली मूव कर सकें। तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उसके लिए हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज कर रहे होते हैं। और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे कंप्यूटर्स जो इन ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, कंप्यूटर्स दैट सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग have sophisticated architecture.
ये सिंपल आर्किटेक्चर बेस्ड नहीं होते, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चर बेस्ड कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, और वो आर्किटेक्चर बड़े डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन होते हैं। इन अदर वर्ड्स कहें कि हमारे पास मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में ही रन हो रहे होते हैं। इनके थ्रू मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को ही मैनेज किया जा रहा होता है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने 3 टाइप्स को मज़ीद डिस्कस किया, जो थी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे और इनके डिफरेंसेस या कंपैरिजंस आप आसानी से कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके